हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 में आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में आज क्या स्टार्ट करेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई की गणना करेंगे। इससे पहले हम जो अक्षीय स्थिति विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है वो ज्ञात कर चुके हैं, और विद्युत द्विध्रुव क्या होता है वो भी समझ चुके हैं। समझ चुके हैं। और विद्युत द्विध्रुव के पहले जो पहला चैप्टर में विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से जो भी है उन सभी को हम समझ चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे कि क्या विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई की गणना कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। देखिए पहले बोला विद्युत द्विध्रुव, तो पहले हम विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है तो पहले क्या बनाएंगे, विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे, तब माना के लिखेंगे, तब ना डेरिवेशन करेंगे। चलिए सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। कैसा फिगर बनेगा देखिए इसका। तो सबसे बोला पहले कि विद्युत द्विध्रुव के कारण सबसे पहले एक विद्युत क्या बना लेंगे, द्विध्रुव बना लेंगे। विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश होता है और दूसरे सिरे पर क्या होता है, प्लस क्यू आवेश होता है। तो मान लेते हैं ये ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी लंबाई का क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसके सिरे पर माइनस क्यू आवेश है और इसके सिरे पर प्लस। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हो गया ना, यहाँ पर माइनस क्यू हो गया, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश हो गया। अब देखिए ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव में ही होता है कि एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश होता है और दूसरे सिरे पर क्या होता है, प्लस क्यू आवेश होता है। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। तो मान लेते हैं हम दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। ये हो गया 2l। और मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु O। तो ये आधा दूरी का हो जाएगा, यहाँ से स्मॉल l हो जाएगा और यहाँ से आधा दूरी का हो जाएगा, स्मॉल l हो जाएगा। ये हो गया स्मॉल l और ये स्मॉल l, तब इन 2l हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी 2l हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है। अब क्या कहा है, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति है। निरक्षीय मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री पर लेंगे तो वही क्या आता है, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति। यानी 90 डिग्री पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई की गणना करना है। चलिए 90 डिग्री पर यहाँ पर हम मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर हो गया, इस तरह हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 90 डिग्री पर ले लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा ले लेते हैं, हो गया यहाँ पर। तो ये इस क्या होता है, बिंदु O से इसके मध्य बिंदु से खींचते हैं, मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर मान लेते हैं क्या है, एक बिंदु P है। तो इसका दूरी क्या है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर क्या मान लेते हैं, बिंदु यहाँ पर क्या है, एक बिंदु P है। तो एक बिंदु P स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। तो अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो माइनस क्यू आवेश क्या है, माइनस क्यू जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है, और प्लस क्यू होता है जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, दूर भागता है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है। देखिए ये प्लस क्यू आवेश है, तो ये यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी कोण पर जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, किसी थीटा पर झुक जाएगा। तो किसी थीटा पर झुक जाएगा तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण भी निकालेंगे और माइनस क्यू आवेश के कारण भी निकालेंगे। जब प्लस क्यू आवेश यहाँ पर जाएगा तो ये इससे क्या भागेगा, इससे दूर भागेगा, इससे दूर भागेगा ना। तो इससे देखिए दूर भाग रहा है, तो इससे दूर भागेगा तो इसको क्या मान लेते हैं, E1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको E1 मान लेते हैं कि माइनस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है। और देखिए अब माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू भी यहाँ पर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण भी बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि जो आवेश होता है उस दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब बिंदु P पर क्या निकाल लेंगे, परिणामी निकाल लेंगे। देखिए जो प्लस क्यू माइनस क्यू होता है वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। तो ये इधर आएगा ना, ये तो दूर भागेगा अपने से, ये क्या आएगा इधर, ये क्या हो जाएगा, अपनी की तरफ आकर्षित करेगा। तो ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। और देखिए यहाँ पर यह भी किसी कोण पर झुका हुआ है, ये किसी कोण पर यह भी झुका हुआ है, यह भी क्या है, किसी कोण पर झुका हुआ है। अब देखिए जो विद्युत द्विध्रुव AB है उसके समांतर एक रेखा खींचते हैं इस बिंदु P पर इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं। तो चलिए इसके समांतर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक रेखा खींच रहे हैं। इस तरह हम क्या खींच लिए कि ये जो रेखा है वो AB के समांतर है। तो जब AB की रेखा समांतर होती है तो यहाँ पर थीटा कोण है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए,
थीटा कोण ही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक क्या है, एकांतर अंतः कोण है। एकांतर अंतः कोण पढ़े होंगे 11 में भी पढ़े होंगे या 10 में भी पढ़े होंगे। तो ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है। और देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्या होगा, ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण से हो जाता है। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये संगत कोण है। और जब ये थीटा है और ये भी थीटा होगा, क्यों? एकांतर अंतः कोण से हो जाएगा। तो ये एकांतर अंतः कोण से हो गया। अब देखिए जो थीटा पर विस्थापित होता है उसका दो भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है 90 डिग्री पर हो जाएगा और एक हो जाएगा क्या, समतल में। तो दो घटक में वियोजित हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, देखिए यहाँ पर थीटा पर गया ना, ये किसी थीटा पर ही ना ऊपर गया है, प्लस क्यू एस बिंदु पी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। तो E1 अपने से दूर भाग रहा है, तो ये दूर भाग रहा है तो देखिए बिंदु P पर ये किसी कोण पर झुका है। तो जब किसी कोण पर कोई भी चीज झुकी हो तो वो दो घटकों में वियोजित हो जाती है। एक जो अक्षीय होती है, एक 90 डिग्री पर, एक समतल पर। देखिए इसको दो अक्षों में विभाजित करेंगे तो एक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दो घटक में विभाजित हो जाएगा ना। तो पहला ये घटक हो गया और दूसरा ये घटक हो गया। देखिए ये घटक देखिए अब किधर cos थीटा होगा और किधर sin थीटा होगा। तो देखिए जिधर थीटा रहता है उधर cos थीटा होता है और जिधर थीटा नहीं रहता है उधर क्या होता है, sin थीटा होता है। देखिए इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, यानी E1 हो जाएगा E1 और क्या हो जाएगा, थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा ना। जिधर थीटा होता है उधर cos थीटा और जिधर थीटा नहीं होता है उधर sin थीटा। और देखिए इधर क्या हो जाएगा, इधर E1 sin थीटा। क्यों sin थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, sin थीटा होगा। तीसरा हो गया ये sin थीटा। और देखिए जो माइनस क्यू एस के बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये भी किसी कोण पर झुकी हुई है। देखिए ये भी किसी कोण पर झुकी हुई है, नहीं यहाँ पर क्या ये अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो ये देखिए ये भी किसी कोण पर झुकी हुई है, थीटा कोण पर झुकी हुई है। तो इसको भी दो घटक बनेंगे ना। तो एक बनेगा, देखिए ये एक बन गया और ये एक बन जाएगा। यहाँ पर एक घटक कहाँ बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। एक घटक ये हो गया और एक घटक ये हो गया। अब ये भी दो घटक वियोजित होगा तो इसमें भी cos थीटा आएगा और sin थीटा आएगा। तो देखिए cos थीटा किधर लिखेंगे, देखिए इधर थीटा है तो इधर cos थीटा लिखेंगे। और यहाँ पर क्या मान लेते हैं, मान लीजिए इसके जो माइनस क्यू एस के बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो मान लेते हैं E2 है और इसके द्वारा तो E1 तो मान ही ले, ये क्या हो गया, E2 हो गया। तो इधर हो जाएगा E2 हो जाएगा ना, E2 cos थीटा। क्यों cos थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा है इसलिए ये क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा हो जाएगा नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा नहीं है, यहाँ पर थीटा है ना। तो देखिए इसके लिए निकाल रहे हैं ना, तो इधर थीटा है तो इधर cos थीटा हो जाएगा और इधर थीटा नहीं है तो इधर क्या हो जाएगा, sin थीटा हो गया। और देखिए इस तरह ही जो अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति में है वही इसी तरह हम क्या बनाते हैं, उसका फिगर बनाते हैं। इस तरह हमारा फिगर बन गया। इस तरह फिगर समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले बोला है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव बना दिए। विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, एक सिरे पर माइनस क्यू एस होता है और दूसरे सिरे पर प्लस क्यू एस होता है और दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, 2L होती है। तो इस तरह हम 2L मान लिए। और देखिए कहा है अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति में, यानी निरक्षीय में स्थिति में क्या होता है, 90 डिग्री पर होगा। तो ये देखिए 90 डिग्री पर मान लीजिए, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री पर एक बिंदु P मान लिए। तो ये बिंदु P कितने दूरी पर माने हैं, तो बिंदु इसके मध्य बिंदु से ही लेते हैं। मध्य बिंदु से क्या लेते हैं, क्योंकि जब जो अक्षीय स्थिति जहाँ इससे पहले जो किए थे अक्षीय स्थिति वाला, वो भी मध्य बिंदु से ही लिए थे। इस तरह अक्षीय स्थिति में नहीं, अक्षीय हो गया 0 डिग्री पर होता है और ये क्या होता है, 90 डिग्री पर होता है। देखिए ये क्या हो जाए, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P मान लिए। 90 डिग्री पर क्या हो गया, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इसी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E की गणना करना है। तो देखिए इसमें एक आवेश होता है, तो एक आवेश तो नहीं है, यहाँ पर देखिए माइनस क्यू एस है, यहाँ पर प्लस क्यू एस है। तो दोनों आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। देखिए प्लस क्यू एस के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लिए। E1 किसी कोण पर झुका हुआ है इसलिए ये दो घटकों में वियोजित हो जाएगा। तो देखिए E1 sin थीटा हो गया और E1 cos थीटा हो गया। जिधर थीटा होता है उधर cos थीटा, जिधर थीटा नहीं होता उधर sin थीटा हो जाएगा। और देखिए माइनस क्यू एस के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो उसको मान लिया
E2 है। मान लेते हैं इसके उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर क्या है, E2 है। ये क्या हो रहा है, माइनस क्यू है, सब इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। ये क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो इस तरह ये आकर्षित कर रहा है, तो इसको E2 मान लिया है। ये E2 हो गया है और ये भी दो घटकों में वियोजित होगा। क्यों, क्योंकि ये थीटा कोण पर विस्थापित हो रहा है। देखिए थीटा कोण पर है, तो ये E2 cos थीटा हो गया और E2 E1 sin थीटा हो गया। ये E2 ना होगा, E2 sin थीटा हो गया, क्योंकि यहाँ पर E2 है तो E2 cos थीटा और E2 sin थीटा हो गया। इस तरह हो गया हमारा, ये हमारा फिगर तैयार हो गया। बस इतना ही फिगर बनाना है। बस यदि कह दें निरक्षीय स्थिति में, तो बस इतना फिगर बना देना है। अब लिखेंगे इसके मानक लिखेंगे। मानक लिखने के बाद तब ना डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए इसका मानक जो होगा वो लिख लेते हैं। मानक देखिए कैसे लिखते हैं, मानक जो फिगर में दिया होता है वही देख देख लिख देते हैं। अपने से दिमाग याद, मानक याद नहीं किया जाता है। मानक याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे। मानक याद नहीं किया जाता है। देखिए फिगर में देख देख कर हम जो फिगर में है वही देख के बोल देंगे। चलिए हम देखते हैं क्या है फिगर में। देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो बोलेंगे माना कि ए बी लंबाई का एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके एक सिरे पर माइनस क्यू और दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या है, 2l है। इसके मध्य बिंदु, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, क्या स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। क्या है, एक बिंदु P है, जिस पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E की सीधे सीधी क्या करना है, गणना करना है। इस तरह हम लिख लेंगे आसानी से। तो चलिए लिख लेते हैं हमारा क्या है, तो हम जो बोले सेम सेम वही लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं माना कि ए बी लंबाई का क्या है, एक ए बी लंबाई, क्या लिख लेंगे, ए बी लंबाई का एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसके एक सिरे पर माइनस क्यू, क्या लिख लेंगे, जिसके एक सिरे पर माइनस क्यू तथा दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, जिसके मध्य बिंदु एक सिरे पर क्या है, प्लस क्यू आवेश रखा गया है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, लिख लेते हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, दोनों आवेश के बीच की दूरी 2l है। इस तरह लिख लिया। इसके मध्य बिंदु कैपिटल O, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, क्या बोलेंगे, स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है। एक बिंदु क्या स्थित है, एक बिंदु P स्थित है, जिस पर किस पर निकालना है, जिस पर उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E की गणना करना है। बस सेम यही, बस फिगर देखकर बस माना कि लिख देना है। माना कि याद नहीं करना है, माना कि याद करने से याद नहीं होगा, इसलिए माना कि जो फिगर में दिया होता है सेम वही देखकर लिख देते हैं। यदि कुछ जो फिगर में दिया है कुछ सब छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। माना कि जो एग्जामिनर होता है वो सबसे पहले फिगर देखता है और माना कि देख लेता है। माना कि उतना नहीं देखता है, सबसे पहले फिगर देखता है। यदि फिगर में कुछ छूट गया है तब माना कि देखता है कि माना कि में लिखा है कि नहीं लिखा है। इधर यदि फिगर में सब कुछ लिख देते हैं तो माना कि वो नहीं देखता है। माना कि
फिगर में लिख दिया है तो वो समझ जाएगा कि माना कि में भी लिख दिया होगा। देखिए सबसे पहले जो दिया है फिगर में सेम सेम वही हम लिख दिए हैं, बता भी दिए और लिख भी दिए। तो चलिए हम अब चलते हैं इसका डेरिवेशन करते हैं कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले डेरिवेशन करने के लिए ये जानते हैं हम क्या जानते हैं, किसी सूत्र का सहायता किसी सूत्र की सहायता लेंगे, उस सूत्र से हम इसकी जो निरक्षीय स्थिति में है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले मानते हैं वी नो डैट, हम क्या जानते हैं वो सूत्र लिख लेते हैं, उसी सूत्र से हम क्या करेंगे सिद्ध करेंगे। तो हम जानते हैं कि E बराबर एक सूत्र होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। ये क्या है, कौन सा सूत्र है, एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बिंदु आवेश के कारण। तो मान लीजिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, दो बिंदु आवेश है, तो इसी के कारण इस पर बिंदु क्षेत्र पर बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है ना। तो इसी सूत्र के हम उपयोग करके ये सूत्र यहाँ से प्राप्त करेंगे निरक्षीय स्थिति वाला। देखिए इसमें सबसे पहले ये तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, ये अचर है तो उसको छोड़ देंगे, वो तो सभी में रहेगा। और देखिए क्यू है तो एक खाली माइनस क्यू लेंगे, एक बार प्लस क्यू लेंगे। तो ये आवेश तो हमें पता है, और दूरी देखिए, दूरी जब आर स्क्वायर है यानी से दूरी हमें मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब माइनस क्यू आवेश के कारण लेंगे तो दूरी तो हमें क्या हो जाएगा ए पी में हो जाएगा, और जब प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो दूरी हमारा क्या हो जाएगा बी पी हो जाएगा। तो हमें दूरी ए पी और बी पी निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम दूरी निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा ए पी बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर लंब 90 डिग्री बन रहा है तो 90 डिग्री सामने का ये कोण हो जाएगा, और देखिए ये क्या हो जाएगा, ये थीटा के सामने का है तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। तो कोण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। देखिए ए पी क्या है, कोण के है तो कोण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी ए ओ का होल स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए एपी का मान तो हमें निकालना है, तो एपी बराबर क्या लिख लेंगे रूट में ओपी स्क्वायर, ये रूट आ जाएगा इधर, ओपी स्क्वायर यानी ओपी का मान क्या है आर स्क्वायर है, तो लिख लेंगे यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए ओ का मान क्या है एल स्क्वायर। यहाँ से ए ओ का मान क्या होगा एल स्क्वायर हो गया, यहाँ से एपी का मान निकल गया। अब क्या निकालेंगे बीपी निकालेंगे। देखिए बीपी का मान सेम है, देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, ये भी एल है ये भी एल है, ये भी आर है और ये भी क्या है, ये दोनों में तो सेम ही होगा आर ही होगा। ये भी क्या है कोण है, ये भी कोण है। देखिए दोनों सेम है ना, दोनों त्रिभुज सेम है, ये भी 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री है। तो जो एपी का मान ये जो एपी आया है वही क्या हो जाएगा हमारा बीपी के बराबर हो जाएगा, तो बीपी भी यही हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर अब बीपी वही सेम हो जाएगा ना, आपको तो पता है कि बीपी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सेम है। तो हम सीधे लिख देते हैं इसी प्रकार लिख लेंगे। तो इसी प्रकार बीपी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ आ गया ना एपी और बीपी कैसे निकाले, एपी निकल गया तो जो एपी निकल गया वही हमारा बीपी भी हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों त्रिभुज है समकोण है और दोनों की जो लंब और आधार की जो मान है वो सेम है, इसलिए ये इन दोनों का कोण का मान क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। इस तरह हम आसानी से इसको लिख लेंगे, दूरी भी निकल गया। अब लिखेंगे, अब तो आसानी से हम हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा ना। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या माने है E2 माने है, तो लिख लेंगे यहाँ से E2 बराबर क्या हो जाएगा, यही सूत्र का उपयोग करेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू का मान क्या है, या तो क्यू है, और आर स्क्वायर का मान क्या है आर, यानी दूरी हो जाएगा ए पी, तो ए पी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, एपी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह E2 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा एपी का मान क्या दिया है एपी, यहाँ पर देखिए एपी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, जब ये रूट में भरेंगे यहाँ पर तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से कर्ण हट जाएगा, तो लिख लेते हैं रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा ना। अब यहाँ से रूट हट जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारा
E2 बराबर 1/4 पाई इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हम क्या निकाल लिए, E2 निकाल लिए। अब निकालेंगे क्या, E1 निकालेंगे ना, कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए निकालते हैं, क्या निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये लिखना आपको आवश्यक होगा, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी क्या हो जाएगा, क्या माने हैं, E1 माने हैं। तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इंटू क्यू बटा में, देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर, यानी आर का मान क्या है, यहाँ पर बीपी है, तो बीपी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इंटू क्यू बटा में बीपी का मान क्या दिया है हमें, बीपी का मान यहाँ पर निकाले हैं रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से E1 का मान हम आसानी से निकाल कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये रूट में था ना, रूट में पूरा मान था ये वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया था, रूट में आया था, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। अब यहाँ से रूट हटेगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह हम E1 और E2 दोनों का मान ज्ञात कर लिए। और देखिए E1 और E2 दो घटकों में वियोजित है ना, क्या, एक E1 साइन थीटा और एक E2 E1 कॉस थीटा, और दो घटकों में वियोजित है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि E1 क्या है, एक सदिश राशि है। तो जो सदिश राशि है उसमें दिशा का महत्व होता है, तो जब दिशा का महत्व होता है तो जो विपरीत दिशा में होता है उनको घटा देते हैं, और जो सेम दिशा में होता है, जो सेम डायरेक्शन में होता है, उसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो घटाते कैसे हैं, जो बड़ा होता है उसमें से छोटा वाला घटा लेते हैं। तो देखिए ये E क्या है, एक सदिश राशि है, तो लिख लेते हैं, चूंकि E दूसरे से लिख लेते हैं, चूंकि E क्या है, E एक सदिश क्या है, E एक सदिश राशि है। जो सदिश राशि होती है उसमें दिशा का महत्व होता है, तो E एक सदिश राशि है, और E1 बराबर क्या है, E2 है ना। देखिए E1 बराबर है E2, देखिए E1 का मान जितना है वही E2 का मान है, दोनों आपस में E1 बराबर E2 है, ये भी लिख सकते हैं। और अब लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखते हैं बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिख लेंगे, विद्युत क्षेत्र की, परिणामी विद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगा, तीव्रता हो जाएगा। इस तरह परिणामी बिंदु P पर अब परिणामी निकालेंगे, तो एक बार ऊर्ध्वाधर के निकालेंगे, जो ऊर्ध्वाधर है ये ऊर्ध्वाधर वाला हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा, ये जो क्षैतिज वाला हो जाएगा। एक बार ऊर्ध्वाधर वाला निकालेंगे और एक बार निकालेंगे क्षैतिज वाला निकालेंगे, तब ना बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा। तो जो ऊर्ध्वाधर होगा वो देखिए विपरीत डायरेक्शन में है, ये जरा है नीचे और वो जरा है ऊपर, तो उन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो चलिए यहाँ से कर लेते हैं, हम क्या कर लेंगे, बिंदु P पर पहले लिखेंगे ऊर्ध्व घटक के लिए, क्या लिखेंगे, ऊर्ध्व घटक के लिए। तो जब ऊर्ध्व घटक के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, चलिए देखते हैं हमारा ऊर्ध्व घटक के लिए क्या हो जाएगा। तो ऊर्ध्व घटक के लिए बड़ा में से छोटा घटाएंगे, क्या घटाएंगे, बड़ा में से छोटा। तो देखिए इसमें दोनों तो सेम है, तो E1 में से E2 क्या कर लेते हैं, E1 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा। अब देखिए चूंकि क्या है, E1 बराबर E2 है, E1 बराबर E2 है ना, तो E1 के स्थान पर E2 रखो या E2 के स्थान पर E1 रख दो। तो चलिए हम E1 के स्थान पर क्या रख रहे हैं, E2 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से E बराबर क्या आ गया, जीरो।
तो देखिए जो विपरीत डायरेक्शन यानी ऊर्ध्व घटक है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। बहुत से अध्यापक होते हैं बस इतना नहीं बताते हैं, ये नहीं बताएंगे, सीधे ये वाला बता देंगे, ये जो क्षैतिज वाला है सेम वही बता देंगे, क्योंकि उसी से हमारा निकल जाता है। ये नहीं बताते हैं कि कैसे ये 0 आएगा कि क्या आएगा, बस ये ऊर्ध्व घटक वाला छोड़ देते हैं। तो ये हमको तो समझना है क्यों, क्योंकि जो थीटा कोण पर विस्थापित होता है वो क्या होता है, दो घटकों में विभाजित होता है, साइन थीटा होता है और एक कॉस थीटा होता है। तो हमें साइन थीटा देख लिया, साइन थीटा क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसलिए ये नहीं बताते हैं। तो चलिए हम बता दिए क्या हो गया, यहाँ पर ई बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब चलिए देखते हैं हम क्या लिखेंगे क्षैतिज घटक के लिए। ये तो हो गया ऊर्ध्व घटक के लिए। अब क्षैतिज घटक के लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, क्षैतिज घटक के लिए। तो क्षैतिज घटक के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ई बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा ना। देखिए क्षैतिज घटक यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। लिख लेंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। तो देखिए E1 बराबर यहाँ पर E2 है, तो E2 के स्थान E1 के स्थान पर E2 रख लीजिए, जैसे ऊपर रखे, क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखिए E2 cos थीटा और E2 cos थीटा जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, E बराबर 2E2 cos थीटा हो जाएगा, 2E2 cos थीटा। अब E2 का मान हमें निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ पर लिख लेंगे E बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमें cos थीटा का मान निकालना है, तो ये तो हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो समझ गए हैं। ये माना की तो है, माना की हटा देते हैं आप, क्योंकि माना की हम बता चुके हैं कैसे लिखेंगे। माना की याद नहीं करते हैं कभी भी, माना की कैसे लिखते हैं, माना की जो फिगर में दिया होता है उसी को देखकर माना के लिखते हैं। तो चलिए यहाँ से अब cos थीटा निकालेंगे। तो cos थीटा देखिए कैसे निकालेंगे, क्योंकि cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ पर आधार लिख लेंगे, आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। देखिए आधार क्या हो जाएगा, ये थीटा है और ये भी क्या है, थीटा है। तो थीटा के सामने वाला जो होता है वो लंब होता है, तो और उसके नीचे होता है जो आधार होता है, और 90 डिग्री के सामने जो होता है भुजा होती है, जो 90 डिग्री के सामने वो कर्ण होती है। देखिए यहाँ पर थीटा है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये भी थीटा है तो इसी के सामने वाला ये क्या होगा, लंब होगा। देखिए दोनों का लंब तो सेम है। और देखिए इस थीटा के आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, क्योंकि यह कर्ण है और ये भी क्या है, कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने क्या है, ये भी आधार है और ये भी आधार है। तो देखिए दोनों में आधार सेम है, ये भी L है, ये भी L है, और दोनों में लंब भी सेम है। तो एक ही से निकाल देंगे तो हमें cos थीटा का मान आसानी से निकल जाएगा। देखिए आधार का मान क्या है, L, लिख लेंगे L बटे कर्ण का मान क्या है हमारा, कर्ण का मान क्या है, ये वाला है। तो ये हम AP है ना, तो लिख लेंगे यहाँ पर AP। चूंकि हम AP का मान निकाल चुके हैं, क्या निकाले थे, AP बराबर हम निकाले थे, देखिए यहाँ पर AP बराबर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा ना। AP का मान निकल गया हमारे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस तरह हमारा क्या हो गया, cos थीटा बराबर क्या आ गया, L बटे रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया। इस तरह आ गया ना। चलिए इस cos थीटा का मान इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, E बराबर 1/, लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, देखिए ये Q और 2 एक साथ लेके चल जाते हैं, तो 2Q बटे में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, इंटू रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। पूरे के बटे में क्या है, L है, तो L बटा रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। इस तरह हो गया। चलिए इसके आगे चलेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, चलिए आगे चलेंगे तो चूंकि देखिए यहाँ पर जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2 क्या पढ़े हैं, 2QL पढ़े हैं, तो पढ़े हैं ना 2QL। तो विद्युत द्विध्रुव P बराबर क्या होता है, 2QL। और देखिए ये R जो दूरी है, R
जो आर का मान है, आर का मान बहुत बड़ा है। देखिए आर का मान इतना है और एल का मान बहुत छोटा सा है। तो आर का मान बहुत बड़ा है किसकी तुलना में, एल की तुलना में। तो इसलिए हम क्या मान लेते हैं, एल स्क्वायर बराबर 0 मान लेते हैं। तो यहाँ एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 रख देंगे। तो चलिए क्यों 0 रखेंगे, आपको समझ में आ गया, क्योंकि आर स्क्वायर यह बहुत बड़ा दूरी होती है एल की तुलना में। तो इसलिए एल को निगलेक्ट के बराबर मान लेते हैं। तो चलिए एल क्या हो गया हमारा, 0 के बराबर आ गया। तो एल स्क्वायर के स्थान पर 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, देखिए 2q एल हो जाएगा। तो 2ql के स्थान पर क्या रख देंगे, p रख देंगे ना, 2ql। यहाँ पर 2 ही ना है, यहाँ पर देख लेते हैं फिर से। यहाँ पर क्या है, 2 into cos थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर, हाँ चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2ql का है, p है तो p लिख लेंगे और बटे में क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एल स्क्वायर के स्थान पर 0 रख देंगे और इसके स्थान पर भी 0 रख देंगे। चलिए रखते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे 0 तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर 0 रखेंगे तो इंटू रूट में एल स्क्वायर के स्थान पर 0 यानी आर स्क्वायर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, p बटा में आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। देखिए यहाँ से रूट में जब आर स्क्वायर से निकलेगा तो एक आर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, आर हो गया। चलिए इसके आगे लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, p बटा में आर क्यू हो जाएगा। इस तरह हमारा क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई क्या हो जाएगी, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बटे में आर क्यू हो जाएगी। और देखिए ये हमारा आ गया, क्या हो गया, निरक्षीय स्थिति में आ गया। और देखिए इस पूरे निकाय को, जो पूरा निकाय है, इस पूरे निकाय को किसी परावैद्युत माध्यम के में रखते हैं। तो चलिए हम रखते हैं परावैद्युत माध्यम, क्या रखेंगे, के में रखते हैं। इसको हटा देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसको हटा देते हैं। ये क्या हो गया, रिमूव हो गया। चलिए अब क्या रखेंगे, इस पूरे माध्यम को, पूरे जो निकाय है, इस पूरे निकाय को किस परावैद्युत माध्यम के में रखने पर। तो चलिए लिख लेते हैं, अतः क्या लिख लेंगे, अतः इस पूरे माध्यम को, इस पूरे निकाय की, इस पूरे निकाय को किसी परावैद्युत माध्यम, किसी परावैद्युत माध्यम के में रखने पर। तो जब के में रखते हैं तो इसमें के से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या आ जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और यहाँ पर गुणा क्या हो जाएगा, p बटे में आर क्यू हो जाता है। यह हो जाता है हमारा किसी परावैद्युत माध्यम के में रखने पर, जो परावैद्युत माध्यम के में रखने पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारा क्या हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बटे में आर क्यू हो जाता है। और देखिए के का मान, जब इस पूरे निकाय को वायु में रखेंगे तो वायु में के का मान 1 होता है। जब किसी धातु का पिंड बने, किसी धातु का कोई पात्र बना है, उसमें इसको रख देंगे। तो जब धातु के लिए रखेंगे तो धातु के लिए के का मान क्या होता है, हमें इन्फिनिटिव होता है। और किसी अधातु के पात्र में रखेंगे तो अधातु के लिए क्या होता है, 1 से बड़ा और इन्फिनिटिव से छोटा हो जाता है। तो चलिए हम रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, के का मान जब परावैद्युत माध्यम के में रखने पर, तब जब वायु में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वायु के लिए परावैद्युत माध्यम, परावैद्युत यहाँ पर लिख लेते हैं, परावैद्युत माध्यम पहले लिख लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा, वायु के लिए हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, परावैद्युत माध्यम के वायु के लिए क्या हो जाएगा, पहले वायु के लिए हो जाता है 1, और लिख लेते हैं दूसरा क्या हो जाएगा, धातु के लिए क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है। और तीसरा लिख लेते हैं अधातु, क्या हो जाता है, अधातु के लिए क्या होता है, लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं, अधातु के लिए क्या होता है, 1 से बड़ा क्या होता है, के का मान 1 से बड़ा, और क्या होता है, इन्फिनिटिव से छोटा। इस तरह होता है, 1 से बड़ा और इन्फिनिटिव से छोटा के का मान होता है।
इस तरह हम आसानी से निरक्षीय स्थिति का जो सूत्र है वो ज्ञात कर सकते हैं और इसके परावैद्युत माध्यम के में रखने पर वो ज्ञात कर सकते हैं। और चलिए इस तरह हम मानक की भी बता दिए कैसे लिखते हैं। मानक की को याद नहीं करते हैं, बस जो फिगर में दिया होता है उसी को देखकर लिख लेते हैं। तो चलिए इस तरह हमारा आज विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आज हो गया। तो चलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। यदि कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछेगा, मैं इसको फिर से दोबारा हल करा दूंगा, फिर से दोबारा डेरिवेशन को करा दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।